Are you guys working on your assignment? Yes, sir. Okay. So we last time we discussed step two, and that was choosing. Do you remember that? Yes, sir. ओके, आप लोगों को मैं 2 से 5 मिनट दे रहा हूँ। आपको मैंने रात को आई गेस मैंने ग्रुप में भी शेयर की है वो पीपीटी। तो आप एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू इट, उसको एक दफ़ा जल्दी से सारे लोग देख लें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, कॉन्टेक्स्ट की रिकैप कर लें और हम आगे स्टेप पे चलें, स्टेप 3 पे, जो कि आउटलाइनिंग है। सो यू हैव 2 to 5 minutes, ऑल ऑफ यू काइंडली जस्ट चेक द ग्रुप। उसमें पीपीटी आई हुई है, सिर्फ उसको आपने जो मोटे मोटा आप नजर मार लें ताकि आपको याद आ जाए कि हम कहाँ थे, क्योंकि मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ यू क्लास लेने के बाद आप मुड़ के भी नहीं देखते उसको, जिस तरह आप किताब के साथ करते हैं बिल्कुल उसी तरह। तो आप थोड़ा सा उसको देख लें ताकि एक रिवीजन हो जाए, रिकैप हो जाए, और फिर हम आज की क्लास शुरू कर सकें। करेंगे फिर स्टेप 2 में उन आइडियाज जो हमने लिखे हैं उनमें से उसको चूज कैसे करना है वो डिस्कस किया था। और आज हम स्टेप 3 में उसकी आउटलाइनिंग या आउटलाइन हम एक जनरल स्टोरी की कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि कोई भी इमेजिनेटिव राइटिंग जो है, राइटिंग स्टोरी खास करके, वो लिखी कैसे जाती है। और उसमें फिर हम साथ साथ आपको असाइनमेंट दे दी गई है कि जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आप अपनी स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करें। और बहुत सारे लोगों ने आउटलाइंस बनाई थी मेरे साथ साथ, उन्होंने, सॉरी आउटलाइन कह रहा हूँ, उन्होंने स्टोरी की जनरेटिंग आइडिया वाला काम भी किया था, और फिर साथ उन्होंने दूसरा चूजिंग का काम भी किया था, जो साथ साथ मैं भी करके दिखा रहा हूँ। तो ये असाइनमेंट है आपकी, जो आपका ग्रेडेड असाइनमेंट होगी। और जो जो मैं ये 6 स्टेप्स मुकम्मल कर लूंगा, आज तीसरा स्टेप है, हम चौथा पांचवा छठा स्टेप डिस्कस करेंगे, तो मुझे आप सब की तरफ से स्टोरी लिखी हुई चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, जिसको हम स्टीप लर्निंग कर्व कहते हैं। ये आपका टॉपिक फिर है, इसका इसके मतलब ऊपर क्या होता आपने है एक कहानी डीप लिखनी लर्निंग है। कर्व का? फिर इसका क्या मीनिंग है डीप लर्निंग कर्व का? उर्दू में इसको क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि आपने बहुत सारी क्लासेस मिस की हैं, हमने बड़ा डिटेल से इसको डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम भी वकील बहुत अच्छा इन्होंने बाकी लोगों को समझाया था। मैं फिर वकील को कहूँगा कि जो लोग आज नए हैं, वकील इस पे काम भी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे। इससे अगर वो उनकी कोई कमी बेशी होती है तो मैं उसको दूर करता हूँ। वकील, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, टाइटल को सारे लोगों के लिए इसको आसान कीजिए कि क्या करना है और कैसे करना है। स्टीप लर्निंग कर्व, जिस सर ने बताया कि स्टोरी लिखनी है। स्टीप लर्निंग, लर्निंग को तो हमें मालूम है, सीखना। स्टीप होती है, स्टीप लर्निंग कर्व, स्टीप लर्निंग का मतलब है कोई भी काम जिसमें मुश्किल हो सीखना। तो कोई ऐसी स्टोरी बनानी है जिसमें आपका जो कैरेक्टर हो, या जो भी आपका कैरेक्टर हो, उसको कोई काम सीखने में कोई मुश्किल हो, तो कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारे, उसके हवाले से बहुत सारे आइडियाज़ पहले जनरेट करने हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपको उन आइडियाज़ में जो आपके, जिसके ऊपर ज़्यादा गिरफ्त है, जिस आइडिया पे आप ज़्यादा कहानी अच्छी बना सकते हो, और पूरी कहानी जिसमें जो 6 स्टेप्स है वो मुकम्मल तौर पर फॉलो हों, तो वो आइडिया आपने चूज़ करना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो आज सर करवाएंगे, वो है आउटलाइनिंग। तो पहले 2 आइडियाज़ पे हमने बहुत काम किया है। इसमें पहले आइडिया जनरेट करना है, यानी कि आइडिया जनरेट कैसे होता है, गेटिंग आइडियाज़। दूसरा चूजिंग आइडिया, कौन से आइडिया को चूज़ करना वकील, है। इनको पहले
पहले टाइटल समझा दें अच्छी तरह, टाइटल पहले इस पे बात करें सर। ओके सर। असाइनमेंट है स्टीप लर्निंग कर्व। स्टीप कहते हैं कि सीधी कोई लाइन, अगर लाइन की सीधी लाइन जा रही अचानक ऊपर की तरफ मुड़ जाए तो उसको स्टीप लर्निंग कहते हैं, स्टीप कहते हैं। लर्निंग अगर सिर्फ होता तो फिर उसको कहते हैं सीखना। स्टीप लर्निंग कोई भी लर्निंग या कोई भी काम सीखते वक्त जो मुश्किल हो तो उसको स्टीप लर्निंग कहते हैं। तो कहानी का जो थीम है वो स्टीप लर्निंग है। जी नज़ाकत, कुछ समझ आई बात? सर का अब ये काफी ज्यादा समझ आया, काफी समझ आया। थैंक यू वकील, थैंक यू सो मच। ओके जी, अब आप लोग जल्दी से लास्ट वाला लेक्चर देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चूज दैट स्टोरी, अभी मैं आगे बताऊंगा सेटिंग उसकी कुछ हो सकती है, कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट इट शुड रिवॉल्व अराउंड दिस वेरी टॉपिक, स्टीप लर्निंग। के लर्निंग इज अ स्टीप कर्व, ठीक है। हाउ कैन यू फ्लैटन दैट कर्व, उस पर बात हो सकती है कि बट इट कैन बी फ्लैटेंड, यानी उसको आसान किया जा सकता है, उसको हमवार किया जा सकता है। सो यू वेन एवर यू ट्राई टू लर्न एनीथिंग, there are challenges, there are things that will come in your way, how you cope with them। इसको कहानी की सूरत में लिखना है, इस आइडिया को लेके आपने एक स्टोरी लिखनी है। मैंने पहले दो डिटेल से बताया कि आप पहला काम क्या करेंगे, दूसरा अब हम आउटलाइनिंग की तरफ आएंगे, तो आज मैं मजीद चीज़ें बताऊंगा कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप थोड़ा सा पढ़ लें उसको। Like how means we have to take this word learning besides our writing, like we cannot write it openly. Actually the basic topic will be this word learning, and we have to write uh, a story on this word, basically on this word learning specifically, isn't it? Absolutely. Okay sir, thank you. Was it मोहसिन? कौन बात कर रहा था? Was it, who was he? And we are going to start today's class, today's lecture, and we are going to start with step 3, and that is outlining. So is it clear? My screen is visible to everybody? Yes, sir. Uh, Visible. Is it visible? Yes, sir. Okay, that's fine. So step 3, what was step 1? Step 1 was about getting ideas. Okay. And what are the possible ways, possible methods that we can get ideas from? So we can get ideas not only from a blank paper, other than blank paper are the things. From all the things we get ideas. For example, from reading newspaper articles, watching movies,
reading essays. That's fine. So how will we generate to generate ideas? Yes, sir. मैंने कहा what are the possible ways जो standard ways हैं generate या guess about any topic. वकील आप बताइए. सर व्हाट वाज द क्वेश्चन सर? सर आवाज़ क्लियर The नहीं है. question is सर the question is कि generating या getting ideas वाला जो पहला स्टेप है उसमें क्या क्या तरीके हैं जिनके जरिए क्या क्या मेथड्स हैं जिनके जरिए हम आइडियाज हासिल कर सकते हैं. Sir, there are four foolproof ways to get some ideas. Number one, making a list. Number two, making a cluster diagram. Number three, researching or independent investigation. Number four, free writing. Yes, excellent. And the second step is to choose. And what are the possible ways or possible things we can do while choosing? Sir, you are asking me? Yes, Mr. Vakil. ओ सॉरी सर, मैं जवाब दे रहा था, मैं अभी पता चला है कि मेरा माइक बंद है. No issues, no issues, please. सर पहला स्टेप तो ये, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द आइडियाज़ वी डेफिनेटली कैंट यूज़, और जो दूसरा ये कि जिसमें पोटेंशियल हो, तो ये इस तरीके से हम चूजिंग करते हैं. और उसके बाद उस आइडिया पे हम ज़्यादा गौर करते चूज़ करते हैं जिसके बारे में हमसे पूछा जाए. मतलब अगर स्टीप लर्निंग कर्व का है तो फिर जो आइडिया स्टीप लर्निंग कर्व के ज़्यादा को फोकस करता है उसके बारे में, तो उसको हम चूज़ करेंगे. Okay, so if you remember, हमने बात की थी कि whenever you are choosing a idea, you need to test that idea on three things. वो याद है आपको वो कौन से तीन मयार हैं जिनके ऊपर आपने उस Yes, आइडिया sir. को देखना है कि मेरा वो आइडिया इस मयार के ऊपर उतरता है या नहीं उतरता? Yes, sir. The feeling test, the कौन story कौन से test, होते? and the description test, Exactly, the feeling test, the story test. and the कि description इसमें से test. जो मैंने आइडियाज पहले स्टेप में जो मैंने आइडियाज लिखे हैं उनमें से फीलिंग यानी जो फीलिंग पार्ट होता है स्टोरी का, वो फीलिंग वाली कौन सी बातें हैं, कहानी वाली कौन सी बातें हैं, और डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन वाली कौन सी बातें हैं. तो जो उनमें से उस टेस्ट को पास करे उसको आप आगे फिर आउटलाइन में लिख लेंगे ताकि आप उसको अपनी कहानी में शामिल कर सकें. तो ये थोड़ा सा रिकैप था. अब हम आते हैं स्टेप 3 पे, आउटलाइनिंग. आउटलाइनिंग आपने सुना हुआ है पहले भी, एसेस वगैरह के भी ऊपर आप आते हैं और आउटलाइन की आप बात करते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि आउटलाइन होती क्या है, आउटलाइन बनाते कैसे हैं, आउटलाइन बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और उसको कैसे तरतीब दिया जाता है. ठीक है. सो स्टेप 3, आउटलाइनिंग. हियर वी गो. जिसका नेट स्ट्रांग है वो इसकी रीडिंग करे ऊंची आवाज में. व्हाट इज आउटलाइनिंग? आउटलाइनिंग होती क्या है?
An outline is a working plan for a piece of writing. It's a list of all the ideas that are going to be in the piece of the order in the order they should go. Once you have got the outline planned, you can stop worrying about the structure and just concentrate on getting each sentence right. In order to make an outline, you need to know basically what you are going to say in your piece. In other words, what your theme is. Exactly. So I would like Mr. Uh, Varab to explain this very slide. Okay, what is an outline? Is actually a piece that you prepares for what you have to write, or the generating ideas which always revolving in your mind to execute your statements on the piece of a paper is actually what is known as an outline. The theme or such kinds, or the all to plan such type of writings. List of ideas. Okay, fine. Faisal, would you like elaborating it more? Once you have got the outline. Yes, sir. Sir, it's basically a plan ideas which is in your mind and प्लान which you प्लान want. आइडिया मतलब प्लान आइडिया से मतलब इसका मतलब ये है कि सर आप वो आपके जहन में होता है और आपने उन्हीं चीज़ों को आपने अपने उस ऐसे के अंदर आपने मतलब उनको एलिबोरेट करना है. फॉर एग्जांपल अच्छा अभी आपने अच्छा एक बात आउटलाइन बना लिया. ये एक वर्ड होता है ना, प्लान का मतलब होता है स्मूथ हमवार. ये वर्किंग प्लान है, बेसिकली ये लफ्ज प्लान है जिसको हम अपने जहन में प्लान कहते रहते हैं, ये हम मंसूबा. सो आउटलाइन इज अ मंसूबा. वर्किंग प्लान फॉर अ पीस ऑफ राइटिंग. यानी आपने एसेज लिखे, उसमें भी आपने देखा होगा कि आपने लिखना क्या है. आपने जो कुछ उस ऐसे में लिखना होता है, उसका जो मंसूबा है, उसकी जो प्लानिंग है, वो स्ट्रक्चर जो है कि ये वाला आइडिया, फिर उसके बाद ये वाला आइडिया, फिर उसके बाद ये वाली बात, वो आउटलाइन में आप बना लेते हैं. यानी मतलब आपका सर पूरे के पूरे जो आइडियाज हैं जिनके ऊपर आपने ऐसे लिखना है या स्टोरी लिखनी है, वो क्लियर होते हैं. एक प्लान की सूरत में आप उन्हें लिख लेते हैं. एक एक जुमला हो सकता है, एक एक वर्ड हो सकता है, और उसके पहले ये फिर ये, और फिर आप जब डिटेल में जाते हैं तो उसे एक एक वर्ड या एक एक जुमले को आप एक एक पैराग्राफ में भी ले जाते हैं, एक एक सफ़े में भी ले जाते हैं, दो दो सफ़ों में भी ले जाते हैं. लेकिन वो स्ट्रक्चर आपके सामने बना होता है. तो बेसिकली याद रखिए कि आउटलाइन इज अ वर्किंग प्लान फॉर अ पीस ऑफ राइटिंग. यानी राइटिंग. किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का जो प्लान है, वो उसको हम आउटलाइन कहते हैं जी. और इसकी सर मिसाल मैं एक इजी एग्जांपल दे देता हूँ. वो सर एग्जांपल से इजीली समझ आ जाएगी. अब फॉर एग्जांपल सर मैंने अभी एक ऐसे लिखनी है एन आइडियल टीचर. तो अब उस आइडियल टीचर के बारे में मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है कि वो है कौन. ये इंट्रोडक्शन अभी मेरे ये प्लान है जो कि मैंने अभी उसको जो है ना एलेबोरेट करना है अपने ऐसे के अंदर. उसके बाद उनकी मैंने क्वालिटीज़ लिखनी है. फिर मैंने उनकी स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिनियर है कि मतलब वो कितना स्ट्रिक्ट होता है डिसिप्लिन को करने के लिए. फिर वो एक गुड स्पोर्ट्समैन और एक एथलीट भी है. फिर मैंने उनको लिखना है कि एक हार्ड वर्किंग. फिर मैंने उनका कंक्लूजन निकालना है. यानी अभी ये जो सर मैंने कुछ चार पॉइंट्स बताए, ये इनको आउटलाइनिंग कहते हैं. ये बेसिकली एक प्लान होते हैं जिनको हम लोगों ने अपने ऐसे के अंदर अपनी राइटिंग के अंदर इनको हम लोगों ने एलोबरेट करने होते हैं. यही चीज़ें आउटलाइनिंग कहलाती है. बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जो है एक्सप्लेन किया. इसी तरह से हमने कोई भी टॉपिक जो है उसको देखना है, और ज़रा अगर हम फिक्शन लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो हमने अपनी स्टोरी में, अभी हम आगे बात करेंगे कि उसमें आगाज़ क्या है,
उसमें हमने मिडिल में क्या लिखना है, उसको कंक्लूड किस तरह करना है, वो सारी बातें हम अभी करेंगे. सो इट्स अ इट्स अ प्लान, वर्किंग प्लान बनाते हैं आप. आगे देखिएगा दूसरा, it's a list of all the ideas that are going to be in the piece in the order they should go. ये लाइन बहुत अहम है. वकील इस पे बात करेंगे. It's a list of all the ideas that are going to be in the piece in the order they should go. क्या मतलब है इस बात का? सर इसमें ये बताया गया है कि ये बेसिकली एक लिस्ट ऑफ आइडियाज़ होती है जो तरतीब से जिनका चलना बहुत ज़रूरी है. ऐसा ना हो कि एंड के आइडियाज़ पहले आ जाएं और मिडल के एंड में आ जाएं. तो ये आइडियाज़ तो हैं लेकिन लिस्ट है, लेकिन इनका तरतीब में होना भी बहुत ज़रूरी है. जैसे जैसे फैसल बता रहे थे कि अगर आपकी आउटलाइन यूं बनी हो कि आपने आपका टॉपिक है योर फेवरेट टीचर, और आपने सबसे पहले जो है ये लिखा हो कि इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है. पहले में आपने उसके डिसिप्लिन पे या उसकी स्ट्रिक्टनेस पे बात की हो, दूसरे में आपने उसकी टीचिंग पे बात की हो, तीसरे में आपने उसकी फैमिली लाइफ के बारे में बात की हो, चौथे में आपने उसका इंट्रोडक्शन करवाया हो कि इसका नाम क्या है, ये रहता कहाँ पे है, पढ़ाता कहाँ पे है. तो ये तरतीब ठीक है? नो सर, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका टीचिंग, और फिर उसके बाद जो अदर एक्टिविटीज़. क्योंकि हम टीचर के ऊपर लिख रहे हैं तो टीचिंग सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए. एग्जैक्टली. सो यानी जिस आपके जहन में जो है ना ऐसे या स्टोरी या कोई भी चीज़, ख़ास करके जो हमारे ऐसे की असाइनमेंट होती है, उसमें किसी भी टॉपिक को आप यानी एक पैराग्राफ एक सफ़ा अगले सफ़े को सपोर्ट करे, सप्लीमेंट करे. ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि जो बात पहले होनी थी वो बाद में हुई है और जो बाद में होनी थी वो पहले हो गई है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बिल्कुल उसी तरह है कि मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि उसको रीराइट करें. अब वो पैराग्राफ मैं अगर यूँ स्टार्ट, मैं जुमले बोल रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनका सही ऑर्डर जो है वो क्या बनता है. मैं कहता हूँ कि फैसल took shower, Faisal had breakfast, Faisal woke up early in the morning at 4. After waking up he went for a walk, and after getting back from the walk he went straight to the washroom. तो ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर असल में कैसे होना चाहिए? ये ऑर्डर ठीक है? Faisal goes to a washroom first of all, then he should he should go for a shower, and then the breakfast will और अगर हम ये कहें कि फैसल वेंट टू द वॉशरूम एंड देन फैसल वेंट फॉर अ वॉक, और उसके बाद ये जुमला लिखा हुआ हो कि देन फैसल वॉक अप, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज़ फिर this is something, waking up shall be at the forefront. इसका जो सीक्वेंस असल बनता है छोटी सी मिसाल से कि फैसल woke up, that is straight away that he woke up, and after waking up he went for a walk. When he came back from the walk he went to the washroom, he took shower, then he had breakfast. After taking breakfast he got ready for his college, then he picked up his bag, he went out, he took metro, he reached the station, and then in metro he probably met many people. There was an accident, people were running here and there. Faisal also went there to help somebody, and then you can absolutely create everything and with your imagination and with your observation. ये बात समझ आ रही है आपको कि सीक्वेंस एक चीज दूसरी चीज को सप्लीमेंट करे, सपोर्ट करे. ये आपके आउटलाइन में जिसको हम कोहेजन कहते हैं, कोहेरेंस कहते हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को सपोर्ट कर रही हो. आई होप कि अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आउटलाइन जब आप बनाएं तो इसी तरह बनाएं. फैसल वेक अप, इतनी सी लाइन, उसमें आप डिटेल्स फिर डाल सकते हैं कि फैसल वेक अप एट 4 AM in the morning,
ठीक है, ही यूजुअली वेक्स अप एट 4, फलाना फलाना फलाना, इसमें आप जितनी डिटेल डालें। फिर गोइंग फॉर अ वॉक कर लें, फिर गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज कर लें, टेकिंग मेट्रो कर लें, देयर इज़ अ फाइट इन मेट्रो कर लें, ठीक है, एक्सीडेंट इन मेट्रो कर लें, जो मर्जी। और फिर इन चीज़ों को, यानी इस सीक्वेंस से आप वो अपनी आउटलाइन बनाएंगे और फिर उस आउटलाइन को आप सब्सटेंशिएट करेंगे। सब्सटेंशिएट का मतलब है कि उन आइडियाज़ को आपने फिर एक्सप्लेन करना है, एलैबोरेट करना है, उसको बढ़ाना है। तो ये इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइडियाज दैट आर गोइंग टू बी इन द पीस इन द ऑर्डर दे शुड गो। ये याद रखिएगा कि जिस ऑर्डर में आपके राइटिंग पीस में इन आइडियाज को आना चाहिए, वो आप आउटलाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आउटलाइन। जब आपने आउटलाइन बना ली तो फिर आपका समझ लें कि आधे से ज्यादा काम हो गया। आउटलाइन क्लियर हो गई, आउटलाइन बन गई, तो आधे से ज्यादा काम आपका हो गया, क्योंकि आपने इसी आउटलाइन के ऊपर खुद अपने आइडिया को बिल्ड करके उसी तरतीब से लेके चले जाने आगे। अभी आगे लिखा हुआ है, वंस यू हैव गॉट द आउटलाइन प्लान, यू कैन स्टॉप वरिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग ईच सेंटेंस राइट। देखिए, जब आपके पास प्लान स्ट्रक्चर आ जाएगा कि पहला पैराग्राफ मेरा इस टॉपिक पे होगा, दूसरा पैराग्राफ इस टॉपिक पे होगा, तीसरा इस पे होगा, फिर आपको स्ट्रक्चर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आउटलाइन नहीं बनी हुई, आपने पेन उठाया है और आपने लिखना शुरू कर दिया है, तो चंद लाइनें लिखने के बाद आपने चूंकि ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया हुआ ना, आपने गेटिंग आइडियाज वाला जो पोर्शन है उससे आप नहीं गुजरे, आप चूजिंग वाले पोर्शन से भी नहीं गुजरे। आपको एक टॉपिक दिया गया, आपने स्ट्रेट अवे पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया, तो आपके पास तो आइडियाज ही नहीं है। आप चार, इसी यही होता है ना आप लोगों के साथ, जब आप एग्जाम में जाते हैं, ऐसे लिखते हैं या सवाल जवाब करते हैं, जितना भी, हर एक आपको जब लिखने को कहा जाता है तो आप फौरन से पेन उठाते हैं, 3-4 लाइनें लिखते हैं, उसके बाद ब्लैंक। आपको समझ ही नहीं आती अब मैं क्या लिखूं। इसकी वजह ये होती है कि आपने अपनी राइटिंग के उस पीस को स्ट्रक्चर नहीं किया होता। तो ये पहले का जो काम है, यानी कलम उठाने, लिखने से पहले, फौरन जवाब देने से या फौरन बिल्कुल टू द पॉइंट जाने से पहले का जो काम है, वो आउटलाइन करके यानी उन आइडियाज को किसी तरह से एक तरतीब में लाना, ये सबसे अहम है। जब ये हो जाए, यानी आपको जब ऐसे दिया जाता है लिखने के लिए या कोई स्टोरी दी जाए, तो असल काम स्टोरी की आउटलाइनिंग है, किसी फिल्म की, किसी स्क्रिप्ट की आउटलाइनिंग। उसके लिए हो सकता है आपको महीना लग जाए। जब आपने आउटलाइनिंग बना ली, चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये मेरा आइडियाज हैं, फिर उसके ऊपर लिखने का कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन जो है वो, या अपनी इमेजिनेशन की मदद से या ऑब्जर्वेशन की मदद से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं उसके ऊपर। इसी तरह ऐसे का भी है कि आपने उन आइडियाज को किस सीक्वेंस से लेके आना है और कौन कौन से आइडियाज आपने अपने पीस में शामिल करने हैं, उनकी तरतीब क्या होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है किसी भी राइटिंग असाइनमेंट के हवाले से। तो ये जब आपका प्लान हो गया, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर के बारे में। फिर आप 4, 5, 7, 10, 15 सफ़े आराम से लिख लेंगे, क्योंकि आपके पास 5, 7, 10 आइडियाज़ हैं और एक तरतीब से हैं, और उसी तरतीब को आप पैराग्राफ्स में लिख के आगे बढ़ा देंगे। और बस फिर आपने सिर्फ जुमले से ही लिखने होंगे और अपनी जो इमेजिनेशन है या एक्सप्रेशन है लिखने का, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। In order to make an outline, you need to know basically what you are going to say in your piece. कॉमन बात है, आउटलाइन बनेगी कैसे, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बात करनी है। आपको जब पता है कि मैंने ये बात करनी है, तो आप उसी तरह उसको आउटलाइन बनाएंगे। In other words, what your theme is. जैसे अभी फैसल ने कहा, थीम या आइडिया या टॉपिक ये है कि मेरा फेवरेट टीचर, या तो आप उसके ऊपर लिख रहे हैं, तो आपने ज़ाहिर है आपने उस, आपकी आउटलाइन वो चीज़ मदद करेगी आपको आउटलाइन बनाने में कि अच्छा मेरा फेवरेट टीचर है, तो मैंने इसके ऊपर कैसे बात करनी है। पहला स्टेप में पहला आइडिया क्या है, उसका इंट्रोडक्शन मैं दूँ, फिर उसकी टीचिंग मेथडोलॉजी के क्यों बताऊँ कि क्यों वो मेरा फेवरेट टीचर है, ठीक है। उसके वेरियस टीचिंग की जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो डिफरेंट है, किस तरह दूसरों से वो फ्रेंडली है, नहीं है, उसकी पर्सनल जो है वो दो स्टूडेंट्स के बारे साथ रवैया कैसा है, एक्सेट्रा, तो आप उसको लेके चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने कहा कि फैसल, अगर आप कोई एक कहानी लिखना चाहते हैं, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया उसके ऊपर, तो आप किस तरह से उसको प्लान करेंगे कि आप पूरा एक लोगों में के साथ, उस अपने कैरेक्टर के साथ लोगों की जो एफिलिएशन है वो डेवलप करने के लिए आप बताएंगे कि उसकी रूटीन क्या है, वो उठता है कब है, खाता क्या है, फिर वो किस तरह से घर से निकला, किस तरह से वो बस में बैठा और अचानक वो बड़े ख्वाब लेके बैठा, वो दोस्तों के साथ मिलेगा और फिर एक्सीडेंट हो गया, फलां फलां, जो भी आप उसको रंग देना चाहें आप दे सकते हैं।
लेकिन एक स्ट्रक्चर उसमें होना चाहिए, एक कोहेरेंस होनी चाहिए, कोहेजन, एक रब्त होना चाहिए उसमें। तो ये सारा कुछ आपको तब आता है, रब्त तब आता है जब आपने पहले से ही आउटलाइनिंग की होती है। तो ये आप लोगों को आज समझ आया है कि आउटलाइन क्या होती है? यस सर। Yes, sir. यस इससे पहले सर। भी आउटलाइन लफ्ज तो सुना होगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों को समझ थी कि आउटलाइन क्या होती है? नो थोड़ा सर, बहुत पहले नहीं आइडिया सर। जी सर, पहले नहीं पता था, पता चल गया। जी बिल्कुल। तो ये बहुत आपने इसको ध्यान में रखना है कि किस तरह से, यानी इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, समझना होता है। आउटलाइन आपकी वर्किंग या आपका पीस ऑफ राइटिंग का प्लान है बेसिकली, ठीक है, मंसूबा है, स्ट्रक्चर है कि आपने किस तरतीब से अपने आइडियाज़ को अपनी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करना है। ये सादा बात है, इसको समझ लेना है। और कहीं भी ये सवाल आए कि व्हाट इज़ आउटलाइन, तो आपको ताकि फिंगर टिप्स पे और आप इसको फ़ौरन से जवाब दे सकें। अच्छा जी, आगे जब मैंने उसमें लिख दिया कि व्हाट योर थीम इज़, ये तो अब थीम्स या थीम जो है वो होता क्या है आपको, यानी पता ही है, आप हमेशा से बात करते रहते हैं कि कहानी का थीम क्या है या पोएम का थीम क्या है। सो इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसको कोई रीड करे जी, लाउड एंड क्लियर प्लीज। One way to find a नजर नहीं theme, one way to find a theme is to think one up out of thin air, and then make all your ideas fit around it. Another way is to let the ideas point you to the theme. You follow your ideas rather than direct them. जी फैसल, कुछ समझ आई है बात? नो सर। जी, किसी की समझ में आया है ये थीम्स के बारे में जो लिखा हुआ है? First सर, of इसका all, मतलब ये है कि सर मतलब जी एक कोई बात करे बंदा, जी प्लीज, जो आप कह कर रहा है लो इसका मतलब है ये सर बात। हमारी, चलो आप कह दो भाई, मैं चुप हो जाता हूँ। जी आप अपनी दोबारा बोल लीजिएगा, एक एक करके बोलें प्लीज। सर जी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास ये आइडिया, मतलब आपको एक पॉइंट दिया गया ना, तो कोई टॉपिक दिया गया है, तो बस आप ना उसको किसी तरीके से स्टार्ट करते हो, और फिर उसके साथ साथ जो आपके दिमाग में आइडियाज आते जाते हैं, आप बस उसी के थ्रू उसके डालते रहते हो, और एक पूरी की पूरी थीम बन जाती है। और वो आइडिया मतलब खुद से ना अपने आप को बंदा, मतलब खुद जब लिखना शुरू करे बंदा, पूरी पूरी का पूरा आइडिया जो है ना, उसके थ्रू एक पैराग्राफ लिख दे। तो सर, ये इसमें ये डिफाइन कर रहा है। जी, और कोई बात करना चाहता है इस पे? first of all you have to do is just to think randomly. पहले खुला आम सोचना है, उसके बाद जो आपका जैसे आप कलर्स करते थे डायग्राम में, तो पहले उसकी आउटलाइन करते थे, फिर अंदर आसानी से कलर्स हो जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे, तो इससे आप लॉस्ट नहीं होंगे, घूमेंगे नहीं। जो आपके आइडियाज होंगे उनको फिर आपने अचानक फिट कर देना है इसमें। ये इसका ये मतलब है थीम के बारे में, जो थीम होगा टॉपिक। गुड वेरी गुड। देखिए थीम्स होते क्या हैं या थीम आता कैसे है, बेसिकली ये इस बात पे है। तो देयर आर टू इसमें पॉसिबल तरीके हैं। एक ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता आपने किस पे लिखना है। अभी इस बात को छोड़ दें कि आपको मजमून दिया गया, टॉपिक दिया गया, आपको नहीं पता आपने लिखना है, सिर्फ आप ज़ाहिर राइटर हैं, तो आप लिखना चाहते हैं किसी बात पे। शायर है, उसने गज़ल कहनी है, उसने नज़्म कहनी है, राइटर ने ड्रामा लिखना है, अफसाना लिखना है, कहानी लिखनी है। अब जब उसने एक फैसला किया कि मैंने कुछ लिखना है, तो दो चीज़ें हैं कि उसका मौजू क्या होगा। थीम मौजू है, तो ये मौजू कैसे आएगा, ठीक है। या तो आपने बस कोई भी चीज़, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो आप उस पर, वो आपका मौजू बन जाता है। यानी आपने सोचा कोई आपने खबर देखी, कोई पढ़ी, आपके जहन में एक आइडिया आया कि यार इस पे बात करनी चाहिए,
बस आपने वो आइडिया सोचा और फिर आपने उसके गिर्द जो है आपने वो थीम सोच लिया, आपके जहन में वो टॉपिक मौजू आ गया, फिर आपने उससे रिलेटेड आइडियाज। मैं आपको बताऊं, कल एक शायर है हमारे दोस्त, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनको हमने बुलाया, उनसे कुछ गज़लें सुनी। तो बहुत ही खूबसूरत नज़में थी, गज़लें थी। तो उसमें एक टॉपिक था आपका वनी जो है, हमारे यहाँ जो एक रवायत है वनी की रवायत। तो उसमें उसने उस वो कहता है, मैंने कहीं खबर सुनी कि किसी जिरगे ने जो है वो फैसला कर दिया है एक बच्ची का, एक जो है वो अपने बाप की उम्र से शादी का। तो ये मेरे जहन में मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर था, इससे मेरे जहन में इस पे लिखने की जुस्तजू पैदा हुई। मैंने उसका मौजू वनी दिया, जो उसका ज़ाहिर है वो उसको कहते हैं, और फिर उससे रिलेटेड आइडियाज जो हैं, ठीक है, वो उसने अ, बस क्योंकि उसने टॉपिक सोच लिया कि ये टॉपिक है, इस पे मैंने लिखना है, फिर उससे रिलेटेड आइडियाज आते गए और उसने उस आइडियाज को बहुत खूबसूरत अंदाज से उसमें लिखा कि किस तरह किसी और के जुर्म का, किसी और के कसूर का जिम्मेदार, ज़ाहिर है उसने उसको शायरी में लिखा, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन में लिखा कि मुझे किस तरह से जो है उसका जिम्मेदार ठहराया गया, यानी अपना उसका कैरेक्टर जो बच्ची है वो बोल रही है, और मैं किस तरह से सफ़र करती हूँ या मुझे किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उसको उसने इमेजिन करके लिखा। तो ये है कि आप एक टॉपिक सोचते हैं अपने जहन में और फिर उससे रिलेटेड आइडियाज, ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं। फिट अराउंड इट, मेक ऑल योर आइडियाज फिट अराउंड दैट टॉपिक। एक तो ये हो गया। जैसे मैंने कहा, अब आपको दे दिया गया ना स्टीप लर्निंग का, दिस इज योर टॉपिक, ये थीम है आपका। अब इस थीम के गिर्द आपने अपने तमाम आइडियाज को फिट करना है, इसके गिर्द आपने घुमाना है उन तमाम आइडियाज को। अनदर वे, दूसरा तरीका इज टू लेट द आइडियाज पॉइंट यू टू द थीम। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके जहन में मुख्तलिफ आइडियाज चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, और वो उससे किसी किसी थीम की तरफ, किसी मौजू की तरफ आपको लेके जाती हैं। यानी मुख्तलिफ आइडियाज हैं और आप उन आइडियाज को सोचते सोचते आप कहते हैं अच्छा इस पे, इस मौजू पे गुफ्तगू होनी चाहिए, या मेरा टॉपिक जो है वो ये लिखना चाहिए, इस बात, इस पे ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यू फॉलो योर आइडियाज रादर देन डायरेक्ट देम। थीम में क्या होता है कि जब आपके पास पहले थीम आ जाता है, मौजू पहले ही आपको कहा जाता है कि इस मौजू पे लिखना है आपने, तो यहाँ पे आप अपने आइडियाज को डायरेक्ट कर रहे होते हैं उस थीम की तरफ।